नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2015 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की। और इस परीक्षा में जीएस खंड के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं भूगोल, पर्यावरण और नगरीकरण के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो देख लेते हैं कि इस वर्ष कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। 4 वर्ष दिए गए हैं। पहला है वर्ष 1970, बी है वर्ष 1972, सी है 1986 और डी है 1991। तो देखिए, इनमें से क्या है कि कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसकी जो शुरुआत की गई थी वो वर्ष 1971 में की गई थी। इस आधार पर अगर देखें तो सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है। इसी कारण से क्या है कि बाद में आयोग में इस प्रश्न को लेकर विवाद भी उत्पन्न हुआ था। इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू देख लेते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको MAB भी बोलते हैं, ये क्या है कि मानव और पर्यावरण के बीच में क्या है कि जो सस्टेनेबल रिलेशन है उसको स्थापित करने को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को 1971 यानी वर्ष 1971 में प्रारंभ किया गया था। और वर्तमान में भारत में 11 मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इस समय उपस्थित है। अगर उनमें से प्रमुख की बात करें तो इसमें नीलगिरी है, मन्नार की खाड़ी है, सुंदरबन है, पंचमढ़ी है, सिमलीपाल है, अमरकंटक है, ग्रेट निकोबार है, कंचनजंगा है। तो ये क्या है कि इनमें शामिल कुछ महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये हमने देख लिया। इसमें अगर देखेंगे तो सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1971। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र पर पूर्व तटीय जो बंदरगाह हैं उनकी स्थिति 1, 2, 3 एवं 4 से प्रदर्शित की गई है। इन्हें पहचानिए तथा नीचे दिए गए क्रम में से उत्तर दीजिए। तो देखिए क्या है कि अगर हम बात करें कि ये जो अगर आप जाएंगे तो ये क्या है कि ये पूर्वी घाट के तरफ क्या है कि स्थित ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगर इनकी स्थिति की बात करें तो अगर हम दक्षिण से साउथ से नॉर्थ के तरफ बढ़ेंगे तो सबसे जो पहले पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, तो आपको तुत्ती जो कोरिन है वो देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे आएंगे तो आपको चेन्नई देखने को मिलेगा। तीसरे पे आएंगे तो आपको मछलीपट्टनम देखने को मिलेगा। और चौथे नंबर पे आएंगे तो आपको विशाखापत्तनम देखने को मिलेगा। तो इस आधार पे जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा तुत्तीकोरिन, चेन्नई, मछलीपट्टनम और विशाखापत्तनम। इसी को देखिए मैप पे भी देख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है कि ये इनकी एक्चुअल अवस्थिति है। इधर आप देखेंगे तो ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जैसे तुत्तीकोरन है, ये क्या है कि सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या है कि चेन्नई देखने को मिलेगा। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो मछलीपट्टनम देखने को मिलेगा और फिर विशाखापत्तनम। अब इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे अन्य बड़े बंदरगाह भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें नागापट्टनम है, ये आपको देखने को मिलेगा। एन्नोर देखने को मिलेगा, ये भी एक बड़ा बंदरगाह है। इसके अलावा काकीनाडा है, ये भी क्या है कि आपको इसी साइड देखने को मिलेगा। और फिर पारादीप एक बड़ा कह सकते हैं कि यहाँ पर बंदरगाह है। तो ऐसे क्या है कि इनके क्रम को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ क्या दिया जा रहा है, तेल शोधनशाला, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके नाम दिए गए हैं, जैसे ताती पाका है, ये ताती पाका है, डिगबोई है, कोयली है, बीना है। इनके अवस्थिति भी दिए गए हैं कि किस राज्य में है। तो जैसे ताती पाका आंध्र प्रदेश में है, डिगबोई कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो पूर्वोत्तर के राज्य असम में देखने को मिलेगा। ये अपने देश की पुरानी जो रिफाइनरीज हैं उनमें से एक है। कोयली है, गुजरात है, और फिर डी क्या है, बीना है, वो MP में हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या है कि ये कहा जा रहा है कि ये किसके अंतर्गत स्थापित किए गए थे। इनमें से एक जो पेयर है वो सही सुमेलित नहीं है।
जैसे बात करें तो पहला है ताती पाका, आंध्र प्रदेश, और कह रहा है कि ये ओएनजीसी के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो ये क्या है, ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि डिगबोई, ये कह रहा है कि जो डिगबोई असम है ये IOCL के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो ये भी सही है। सी कह रहा है कोयली, यानी जो गुजरात की ऑयल रिफाइनरी कोयली है वो क्या है, HPCL के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो देखिए जो कोयली है ये क्या है कि ये भी IOCL के अंतर्गत ही स्थापित किया गया था। तो इस आधार पर ये पेयर गलत है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयली। डी कह रहा है बीना, मध्य प्रदेश। तो ये क्या है कि ये भी BPCL के अंतर्गत स्थापित भारत की एक महत्वपूर्ण ऑयल रिफाइनरी है। तो इस तरह से क्या है कि इनमें से क्या है कि जो सी है, जो कोयली है जो गुजरात में अवस्थित है, ये क्या है कि ये HPCL के अंतर्गत स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि किसके अंतर्गत है, तो ये IOCL के अंतर्गत स्थापित भारत की एक महत्वपूर्ण ऑयल रिफाइनरीज है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या है कि ये लिस्ट दिया गया है कि अलग अलग जो ऑयल रिफाइनरीज हैं जिसके अंतर्गत ये स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है, जो गलियारा है, ये सुपर हाईवे का मिलन होता है। तो आप देखेंगे कि जो भारत में जो कॉरिडोर बनाए गए थे, जिसमें क्या है कि इधर अगर आप आएंगे तो जम्मू कश्मीर से इधर कन्याकुमारी, और इधर क्या है कि पोरबंदर से लेकर इधर सिलचर, और ये दोनों मिलते हैं। अब देखिए ये क्या है कि अगर मैप पे आएंगे तो यही कॉरिडोर की बात हो रही है कि जो उत्तर से दक्षिण है, जिसमें क्या है कि एक तरफ जम्मू कश्मीर है, दूसरे तरफ कन्याकुमारी है, और दूसरा जो कॉरिडोर है ये गुजरात का पोरबंदर, और इधर आएंगे तो आपको सिलचर, इन दोनों को जोड़ता है। ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों को कहाँ पर एक दूसरे से काटते हैं यानी मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि जो यूपी का झांसी है, झांसी जो जिला है वहीं पर क्या है कि ये दोनों कॉरिडोर एक दूसरे से मिलते हैं। यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है, और इसमें जो विकल्प दिए गए हैं दिल्ली, नागपुर, झांसी और हैदराबाद, तो इसमें जो सही आपका विकल्प होगा वो हो जाएगा झांसी। अब इसके बारे में एक दो और तथ्य आप देख सकते हैं कि ये उत्तर से दक्षिण जो गलियारा है ये नेशनल हाईवे 44 के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि भारत का सबसे लंबा कह सकते हैं कि ये राजमार्ग है। इसकी लंबाई क्या है कि 3806 किलोमीटर है। और ये क्या है कि दूसरा अगर बात करें तो ये दूसरा जो है आपका पश्चिम और पूरब गलियारा है, इसकी जो लंबाई है वो 3507 किलोमीटर है। और ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, तो ये झांसी में मिलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या है कि जल संधियाँ दी गई हैं, स्टेट दिए गए हैं जो जल डमरू मध्य होते हैं, यानी कि जल का एक सकरा प्रवाह जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है और स्थलीय खंडों को अलग करता है। तो ऐसे सकरे जली भाग को क्या बोलते हैं, स्टेट, जल संधि, जल डमरू मध्य बोला जाता है। तो इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि और हार्मुज जल संधि। और फिर सामने दिया जा रहा है कि इनका संबंध किससे है। तो देखिए अगर बात करेंगे कि जिब्राल्टर जो जल संधि है, तो प्रश्न में जो दिया गया है कि 4 विकल्प आपको दिए गए हैं कि इंडोनेशिया और मलेशिया के ये मध्य है, फिर कह रहा है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है, फिर कह रहा अफ्रीका और यूरोप के मध्य में है, और एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य के विशाल मुख्य द्वार को ये जोड़ता है। तो देखिए अलग अलग तब आप समझ पाएंगे जब आपको इनकी अवस्थिति मालूम है। ये तभी ऐसे प्रश्न आप हल कर पाते हैं जब आपको पहले से मानचित्र का या ऐसे जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, जलीय क्षेत्रों में जो जलसंधियाँ अवस्थित हैं उनके बारे में आपको पहले से नॉलेज है। जैसे अगर हम बात करें कि जो जिब्राल्टर जलसंधि है, तो ये क्या है कि जो जिब्राल्टर जलसंधि है ये क्या करती है कि एक तरफ आप देखेंगे तो इधर क्या है कि अटलांटिक ओशियन है, और दूसरे तरफ क्या है कि आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है। तो इन दोनों को ये क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। तो जब आपको एक्चुअल अवस्थिति मालूम होगा, जैसे अगर बात करें तो इधर क्या है कि जो स्थलीय खंड है वो क्या है, यूरोप का स्पेन है, और दूसरे तरफ क्या है कि इधर अफ्रीका है। तो मूल रूप से जो जिब्राल्टर जल संधि है इसका जो संबंध होगा वो कहाँ से होगा, तो आप देखेंगे कि एक तरफ अफ्रीका महाद्वीप है और दूसरे तरफ जो स्पेन है जो कि
क्या है, यूरोप का एक देश है। तो जो जिब्राल्टर जल संधि होगा उसका जो संबंध होगा वो अफ्रीका और यूरोप से होगा। तो ये इसका सही पेयर हो गया। दूसरी जो जल संधि है वो क्या है, वो है मलक्का जल संधि। तो देखिए इसको भी थोड़ा सा मैप पे देखते हैं कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए ये क्या है कि स्टेट ऑफ मलक्का है, ये आपको स्टेट ऑफ मलक्का देखने को मिल रहा है। अगर बात करें कि ये किनके बीच में अवस्थित है, तो देखिए एक तरफ क्या है कि इधर मलेशिया आपको देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ क्या देखने को मिलेगा, तो यहीं पर आपको इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। इन दोनों को क्या करती है, ये जल संधि अलग करती है। देखिए आप अगर प्रश्न में देखेंगे तो ऐसे आपको दिए रहेंगे। तो देखिए क्या है कि इंडोनेशिया और मलेशिया, तो इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि अवस्थित है, तो आपको मलक्का जल संधि, मलक्का जो स्टेट है वो देखने को मिलेगा। सी कह रहा है बेरिंग जल संधि। ये जो जल संधि है ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो अगर आप जाएंगे नॉर्थ अमेरिका में, अगर जाएंगे तो यहाँ पर ये जल संधि आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर उत्तरी अमेरिका में यूएसए का जो एक प्रांत है अलास्का, ये क्या है, ये अलास्का प्रांत है। और दूसरे तरफ क्या है कि ये रसिया का जो पार्ट है, इन दोनों के बीच में जो जल संधि आपको देखने को मिलेगी उसी को बेरिंग जल संधि बोलते हैं। तो एक तरफ क्या है कि आपको इधर एशिया का पार्ट देखने को मिलेगा और दूसरे तरफ क्या है कि नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में ही क्या है कि ये आपको बेरिंग स्टेट या बेरिंग जल संधि देखने को मिलती है। अब देखिए आपको जो विकल्प दिए गए हैं इसमें क्या है कि एशिया लिख रहा है, यानी कि जो रूस है, और दूसरे तरफ क्या है, उत्तरी अमेरिका के मध्य विशाल मुख्य द्वार है। तो ये हमने देखा कि ये क्या है कि एक बड़ा जल क्षेत्र है, जो कि क्या है कि एक तरफ रूस है, दूसरे तरफ नॉर्थ अमेरिका, इन दोनों के बीच में अवस्थित है। तो आपका जो सही पेयर हो जाएगा कि बेरिंग जल संधि, ये क्या है कि एशिया और दूसरे तरफ उत्तरी अमेरिका के बीच में अवस्थित है। अब चौथा बच गया हार्मूज जल संधि। तो आपका जो विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। इसको भी क्या है कि मानचित्र में हम देखते हैं। तो ये देखिए ये क्या है कि ये स्टेट ऑफ हार्मूज है। एक तरफ आप देखेंगे तो पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा और दूसरे तरफ क्या है कि ओमान का गल्फ, यानी गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी, ये क्या है ओमान की खाड़ी का क्षेत्र है। और ये क्या है कि फारस की खाड़ी है। इन दोनों को ये स्टेट जो है ये जोड़ने का कार्य करती है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। अब इसमें अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर क्या हो जाएगा कि आप मिला सकते हैं कि जो जिब्राल्टर है यानी ए का तीसरा, बी का आपको जो होगा वो पहला। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। राज्य दिए गए हैं त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और झारखंड। तो अगर बात करें कि जो कर्क रेखा किसे बोलते हैं, तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी, जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे ही क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है। और ये क्या है कि ये जो रेखा है ये भारत के अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती है। इसका देखिए मैप पे आप देख सकते हैं कि इधर से आप बढ़ेंगे तो गुजरात, फिर क्या है कि राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या है कि त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से क्या है कि जो कर्क रेखा है ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर एग्जैक्ट लाइन की बात करेंगे तो जो मणिपुर है, ये क्या है, ये मणिपुर है, यहाँ से ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप इसमें क्या है कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी मणिपुर। इसी में क्या है कि अगर एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अगर आप बात करेंगे कि जो मानक रेखा है जिसको मध्याह्न रेखा बोलते हैं यानी कि 82.5 डिग्री, तो इसमें भी देख सकते हैं कि ये कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहीं पर क्या है कि आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। तो ये तीसरा राज्य हो गया। चौथा क्या है कि उड़ीसा हो जाएगा और पांचवा
आंध्र प्रदेश। तो जो मानक मध्याह्न रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, यानी कि इनमें लगातार जल का प्रवाह बना रहता है। दूसरा इसका कारण दे रहा है हिमालय नदियों का जो उद्गम स्रोत है ये हिमानियों से है, यानी कि ग्लेशियर से है। तो देखिए जो पहला है ये सही है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं इनमें क्या है कि लगातार ग्लेशियर के पिघलने से या ग्लेशियर से इनमें जल का प्रवाह बना रहता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि हिमालय नदियों का जो उद्गम स्रोत है वो हिमानी है। तो देखिए जितनी भी हिमालय से नदियां निकलती हैं उनका जो स्रोत है, जैसे अगर बात करें तो गंगा नदी है जिसको हम क्या है कि भागीरथी बोलते हैं, तो ये क्या है कि यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगर बद्रीनाथ की बात करें या फिर कहें कि अलकनंदा है, ये कहाँ से है, तो ये संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ किसी न किसी ग्लेशियर से निकलती हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। और अगर बात करें तो पहले कथन का ये जो स्टेटमेंट है ये सही व्याख्या कर रहा है, तो इस आधार पर देखेंगे तो जो सही विकल्प होगा कि पहला, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर का ए सही पुष्टि करता है, तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। ए कह रहा है दक्षिण का पठार, बी कह रहा है उत्तरी मैदान, सी कह रहा है उत्तरी पर्वत और डी कह रहा है तटीय मैदान। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा दक्षिण का पठार। क्यों होगा कि इसका जो विस्तार है वो क्या है कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है और जो दक्षिण का कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र है, और दोनों तरफ क्या है कि अगर जो तटीय मैदान है तो ये क्या है कि उत्तर में जो पर्वतीय क्षेत्र है और इसके साउथ में जो पठारी क्षेत्र है, इनके बीच में क्या है कि जो मध्य का पठार है वो क्या है उसका जो विस्तार है वो सबसे अधिक है, और ये जो भू आकृतिक प्रदेश है वो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इस आधार पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो दक्षिण का पठार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। ए है टैगा वन, बी है टुंड्रा वन, सी है अमेजन वर्षा वन और डी है पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन। तो देखिए इसमें जो अमेजन वर्षा वन है साउथ अमेरिका में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये वर्षा वन देखने को मिलेंगे। इनकी जो सघनता है, इनकी जो जैव विविधता है, इनकी जो सघनता है वो सबसे अधिक है, इनकी जो जैव विविधता है वो भी सबसे अधिक है, और ये जो इस क्षेत्र में फैले हुए जो वन है ये सबसे अधिक मात्रा में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, जिसके कारण ही क्या है कि इनको क्या बोला जाता है तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। पहला विकल्प है ऑक्सीजन की कमी के कारण, बी कह रहा है शैवालों की अत्यधिक वृद्धि अथवा शैवाल ब्लूम के कारण, सी कह रहा है कि नाइट्रोजनस पोषक तत्व एवं आर्थोफॉस्फेट के अधिकता के कारण, और डी कह रहा है कि जलाशयों में मूर्तियों के विसर्जन के कारण। तो अगर हम बात करें कि आखिर जो यूट्रोफिकेशन होता क्या है, यानी कि ये इसका मीनिंग क्या है, तो इसका सामान्य जो मीनिंग है वो क्या है कि पोषण या समृद्ध करना, रिच करना, इनरिच करना। और ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में जो यूट्रोफॉस है वही क्या है कि कन्वर्ट होके यूट्रोफिकेशन बना है। इसमें अगर बात करें तो किसी भी जलाशय में जो पोषक तत्व हैं उनसे समृद्ध होना ही क्या बोला जाता है यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। इसको हिंदी में अगर बात करेंगे तो इसको सुपोषण कहा जाता है। इसमें क्या होता है अगर बात करें कि सुपोषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि किसी भी जलाशय में जो पौधे हैं या जो एल्गी हैं, शैवाल हैं, उनका विकास तेजी से होता है और इनकी जो मात्रा है वो अधिक हो जाती है।
जिसके कारण से क्या है कि इनकी मात्रा अधिक होने से क्या है कि जो बायोमास है, इसमें अगर बात करेंगे तो जो पौधे हैं, जो शैवाल हैं, इनका विकास तेजी से होता है और इनकी अधिकता होने के कारण जो बायोमास है इसकी अधिकता हो जाती है। इसके कारण से क्या होता है कि जलाशय में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इसका प्रभाव है। और इसका अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो एल्गी ब्लूम है, जो कह सकते हैं कि एल्गी जो ब्लूम है, ये क्या है कि इसका उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि किसी भी जलाशय में जब शैवाल की मात्रा अधिक हो जाती है तो एक तरह से क्या है कि शैवाल पूरे जलाशय में फैल जाते हैं और इससे क्या होता है कि जो जलाशय का कलर है, जो रंग है, वो एक तरह से परिवर्तित हो जाता है और इसी को एल्गी ब्लूम कहा जाता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि इसमें जो भी जलीय तंत्र है, जो वाटर इकोसिस्टम है, इसमें फास्फेट युक्त जो डिटर्जेंट है, जो उर्वरक है या जो जलमल प्रवाह होता है, इसी के कारण क्या होता है कि यूट्रोफिकेशन होता है, जिससे क्या है कि किसी भी जलाशय में कह सकते हैं कि पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसमें क्या है कि मूल रूप से अगर बात करें कि जलाशयों में क्या होता है तो इसमें शैवालों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इससे क्या होता है कि ये शैवाल ब्लूम के कारण है, तो ये भी सही है। बी कहें तो नाइट्रोजनस पोषक तत्व एवं आर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण होता है। तो देखिए अगर इसमें हम बात करें तो ये जो होता है ये मूल रूप से ऐसे जो नाइट्रोजनस पोषक तत्व हैं और जो आर्थोफॉस्फेट है इनकी अधिकता के कारण होता है। और इसमें अगर बात करें तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ये होता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अगले अंक में हम इसके पिछले वर्ष का जो पेपर हुआ होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।